नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक तरफ जहां चुनावों को लेकर प्रत्याशियों में जोश है, तो वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं में भी काफी उत्साह है। आपको बताते चले कि चुनावी माहौल में मनेन्द्रगढ़ सीट की चर्चा भी काफी अहम हो जाती है और इस बार कांग्रेस ने इस सीट से अपने प्रत्याशियों को बदलकर इसे और भी हॉट सीट बना दिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अब कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जनों में भी चुनाव को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। बात करें प्रदेश की दूसरी नंबर की विधानसभा सीट मनेन्द्रगढ़ की, तो यहां से कांग्रेस ने विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का टिकट काटकर मनेन्द्रगढ़ शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने बीजेपी उम्मीदवार श्याम बिहारी जायसवाल को 4000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दी थी। लेकिन अब कांग्रेस ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश सिंह पर भरोसा जताया। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार रमेश सिंह ने हर खबर से खास चर्चा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आने वाली 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के चुनाव होना है, दूसरे चरण के चुनाव में मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और यहाँ से पहली बार कांग्रेस ने क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वे अपने इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। सर, ये बताइए कि आपको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और आप किन मुद्दों को लेकर के आम जनता के सामने जाएंगे? हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में इतने योजनाएं दी हैं जिससे आम जन का लाभ हो रहा है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में धान खरीदी का हो, शहरी क्षेत्र में जो स्कूल खोले जा रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये स्वास्थ्य और शिक्षा, इन दो मुद्दों को, और तीसरा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा पेयजल। ये तीन मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव लड़ूंगा और अगर मेरे को विधायक के पद पे यहाँ की जनता बैठाती है तो इन तीन मुद्दों को ऐसा लागू कराने का प्रयास करूंगा कि हर व्यक्ति तक इलाज की सुविधा हो जाए, हर व्यक्ति को उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो और उनके जो अन्य रोजगार की बात है वो रोजगार भी उनको उपलब्ध हो। मैं रोजगार के संबंध में एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में जो विधानसभा है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र चिरमिरी है। चिरमिरी में पलायन हो रहा है, ये बात लोग कह रहे हैं और ये देखी भी जा रही है। उसको रोकने के लिए मेरा सबसे जो मुख्य कार्य रहेगा कि जो बंद खदानें हैं जिसमें कोयला बचा हुआ है उसमें खुदाई कराना, मतलब कालरी को फिर से प्रारंभ कराया जाए और कालरी प्रारंभ होने के बाद लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो कालरी एम्प्लॉई उन्हीं को रोजगार मिलेगा, प्राइवेट लोगों को भी बहुत से धंधे मिल जाते हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, जो बेरोजगारी दूर करने की बात है। कोयला हमारे पास है, एल्युमिनियम ओर मेन पार्ट में है, मेन पार्ट से एल्युमिनियम ओर यूपी जा रहा है और रेणुकूट में एक एल्युमिनियम फैक्ट्री बिलरा जी की है। तो क्यों ना हम उस एल्युमिनियम ओर का और चिरमिरी क्षेत्र के कोयला का उपयोग करके यहाँ पे एल्युमिनियम फैक्ट्री डाल सकें और ये एल्युमिनियम फैक्ट्री डल जाएगा तो चिरमिरी की बसाहट जो कि त्यों रहेगी बल्कि और बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सर, ये जो आपका विधानसभा क्षेत्र है इसमें 3 बड़े शहर आते हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और रगवा। यहाँ के लोगों के बीच आप कैसे सामंजस्य बनाएंगे कि वे आपकी पार्टी के प्रति आपके पक्ष में मतदान करें? तीनों शहर अलग अलग दिखते जरूर हैं पर तीनों एक दूसरे पे आधारित है। मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी के बीच में अब दूरी केवल 20 किलोमीटर की है। इसके कारण वो एक मोहल्ला हो गया, दोनों एक दूसरे शहर के मोहल्ला है। विकास का काम जो होगा दोनों शहरों को देखते हुए होगा। मेडिकल कॉलेज जो बनाने की बात है, मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है। इस जिले में मेडिकल कॉलेज बनना है
और हमारा प्रयास रहेगा कि हंसतो नदी के किनारे बने, जिससे सबको उसका लाभ मिल सके। इसी तरह से मैं भी एल्युमिनियम फैक्ट्री की बात बताया था। चिमनी की बसाहट को रोकना पलायन से बहुत जरूरी है। उसके लिए बंद खदानों को और एल्युमिनियम फैक्ट्री को चालू कराने का प्रयास होगा। खड़गवां क्षेत्र में जहाँ तक बात है, वहाँ कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र में काम तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत किया है। इसके बावजूद जो नाले हैं, 12मासी नाला जिसमें पानी रहता है, उसको बांधकर सिंचाई का उपलब्ध किसानों को कराया जाएगा, जिससे सबकी प्रगति हो सके। ये अभी कुछ दिनों पहले लगभग 1 साल हो चुके हैं और इस 1 साल के पहले आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शहर को एक जिले की सौगात दी है, इस पूरे क्षेत्र को सौगात दी है। तो क्या आप मानते हैं कि जो जिले का मुद्दा है, ये इस विधानसभा में महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा जिले के मुद्दे का? बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पिछले 40 साल पुरानी हमारी मांग थी कि मैनगढ़ को जिला बनाया जाए। यहाँ की मांग के ऊपर आयोग बना था और उस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसी सरकार ने यहाँ जिला नहीं बनाया। भूपेश बघेल जी का ध्यान उस ओर डॉक्टर चरणदास महंत जी ने आकर्षित किया और उन्होंने मैनगढ़ को जिला बनाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैनगढ़ को मिली है, जिसका लाभ पूरे विधानसभा क्षेत्र को प्राप्त होगा। यहाँ पर जो विधायक थे डॉक्टर विनय जायसवाल जी, उनको टिकट नहीं दी गई है, तो उनको आप अपने पक्ष में कैसे लाएंगे कि वो आपके पक्ष में काम करें, कांग्रेस पक्ष में काम करें? जहाँ तक डॉक्टर विनय जायसवाल जी की बात है, कांग्रेस ने कई सर्वे कराया, केंद्रीय सर्वे हुआ, स्टेट का सर्वे हुआ, पीसीसी का सर्वे हुआ, एआईसीसी का सर्वे हुआ। इन सब सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मुझको टिकट दी गई है। जहां तक डॉक्टर साहब का सवाल है, अभी डॉक्टर साहब की उम्र बहुत है, डॉक्टर साहब को आगे भी मौका मिलेगा और कांग्रेस जो है अपने हर कार्यकर्ता को मौका देती है। उनको आगे भी कहीं न कहीं हमारे हाईकमान जो है उनको एडजस्ट करेगी और वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। मेरी बात भी हुई है, कांग्रेस से अलग कहीं नहीं जाएगी। यहाँ कांग्रेस के कई गुट बताए जाते हैं, चर्चा के बहुत सारे गुट हैं, इन गुटों को आप एक कैसे करेंगे? मैनगढ़ में जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, विधानसभा चुनाव में सारे एक हैं, उनको एक करने की आवश्यकता नहीं है। पहले से अपना मन बना लिए हैं कि हमको सबको एक रहना है और एक होकर कांग्रेस का प्रचार करना है और उम्मीदवार को विजयी बनाना है। क्योंकि इस क्षेत्र से जब कांग्रेस का उम्मीदवार विजयी होगा, तभी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी और पूरे प्रदेश का विकास होगा। कांग्रेस उम्मीदवार रमेश सिंह पर कांग्रेस ने तो भरोसा जता दिया, लेकिन जनता कांग्रेस उम्मीदवार पर कितना भरोसा जताती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र नंबर 38 से बीजेपी ने संतोष लहरे को इस बार चुनावी मैदान पर उतारा है। वहीं आपको बताते चले कि संतोष लहरे ने बीडीसी के चुनाव से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और आज बीजेपी ने पामगढ़ विधानसभा से अपने उम्मीदवार की घोषणा की। बीजेपी प्रत्याशी संतोष लहरे ने कहा कि वर्तमान विधायक की कार्यशैली से जनता हमेशा खुश रही है और आज पामगढ़ का विकास पूरे तरीके से रुक गया है। इस बार पूरे छत्तीसगढ़ के साथ पामगढ़ विधानसभा में बीजेपी की सरकार बनेगी। 7,000 भूमि किसान को मिलता है। बेरोजगार लोगों को 500 रुपया प्रति महीना के हिसाब से पैसा मिलता है और राजीव और मितान में जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं भाई लोग, उन लोग को अभी छत्तीसगढ़ ओलंपिक का बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। उसमें जितने गांव से बूढ़े बुजुर्ग बच्चे युवा युवती जितने जुड़े हैं, सबको लाभ मिल रहा है। हमको मुद्दा गिनाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद मुद्दा गिन रहे हैं और हमको चुनाव जीतने में कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे किसी भी प्रकार की असुविधा की सामना करना नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्या ग्रामीण क्षेत्र की जो खेल प्रतिभागी जो युवा हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती है? बिल्कुल बेशक मिल रही है और जैसे जाते हैं खेलने के लिए यहाँ पे स्टेट और कहूँ तो बहुत सारे, जैसे कि यहाँ की जो पुरानी परंपरा है, जैसे पंथी है, हुआ है और कई प्रकार के जो गीत है, पुरानी बोली, वो विदेश में चल रही है। आप जांजगीर चांपा से अभी नवगठित जिला शक्ति किए हैं, तो क्या
नया जिला बनने से वहाँ आपकी अलग से चुनौती का सामना करना पड़ेगा? कहीं जगह किसी प्रकार की चुनौती की सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोग 6 फीट पूरा फक्की और जहांगीर का 6 फीट जीत रही बार। जैजैपुर पामगढ़ बसपा का गढ़ माना जाता है, तो वहाँ पर आप किस प्रकार से रणनीति तैयार करेंगे? अभी किसी प्रकार की रणनीति की बातें नहीं है। सीधा सीधा जो राजनीति से नहीं जुड़े हैं और जो राजनीति के बारे में नहीं जानते हैं, वोट देने जानते हैं, वो सीधा सीधा पंजा छाप को दे रहे हैं बार वोट। ऐसा क्यों, मतलब पंजा क्यों दबाएंगे? बता रहा हूँ ना, इतना सरकार ने मतलब लोगों को लाभ दे रही है छत्तीसगढ़ शासन ने कि किसी को ज्यादा प्रेरित करने की जरूरत नहीं है। लोग खुद बोल रहे हैं, बीजेपी वाले खुद, बहुत सारे किसानों को मैंने मिला है, उन लोग खुद बोल रहे हैं कि भाई इस बार हम लोग बीजेपी में वोट नहीं डालेंगे। छत्तीसगढ़ का जो योजना चल रहा है इतना फायदा दे रहा है धान बेचने के लिए, तो हम लोग किसान लोग विशेष करके बोल रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी में पंजा छाप में बटन दबाएंगे बोल के। जब आपके द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही जन कल्याणकारी, तो भरोसेक सम्मेलन रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो दिखता है वो बिकता है, दिखाना ही पड़ेगा जनता को कि हम लोग ऐसा काम करते हैं बोल के प्रचार प्रसार करना ही पड़ेगा। जब किसी चीज को लक्ष्य को दिखाओ, माधे दीक्षित नहाती है बोल के, तभी ना गाँव की लड़की या महिलाएं खरीदती है उसको। अकलतरा विधानसभा की प्रत्याशी नाम घोषित हो चुकी है, कहीं कहीं युवा है, आप भी एक युवा है, तो क्या अकलतरा विधानसभा के युवाओं में किस प्रकार से जोश है, बताएंगे आप? निश्चित ही सम्मानित जिलाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह जी को इस बार कांग्रेस पार्टी ने उस पर भरोसा करके एकदम युवा चेहरा, और छत्तीसगढ़ में कहूँ तो सबसे कम उम्र की जिलाध्यक्ष है वो, और अभी मैं कहूँ तो सबसे लगभग कम उम्र की मेरी जानकारी में प्रत्याशी बनाया गया है। निश्चित ही वोटों की झड़ी लगेगी, और कहूँ तो अभी जो युवाओं में इस तरह की उत्साह देखी जा रही है कि मुकाबले में कोई नहीं आएगा, किसी समाज की हो और किसी पार्टी में हो। हम तो शुरू से कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं और निश्चित ही सफलता मिलेगी। उनकी सोच अच्छी है, व्यक्तित्व अच्छा है, और उसके टक्कर में कोई प्रत्याशी अभी नहीं मिला है। अकलतरा विधानसभा में किस प्रकार से चुनौती का सामना करना पड़ेगा आपको? कोई चुनौती नहीं है उसके सामने में। युवा लोग की बता रहा हूँ तो वोटों की झड़ी लग जाएगी, और कार्यकर्ता की कहूँ तो जो प्रत्याशी और कार्यकर्ता संभाल नहीं पाएंगे, और वोट इतना मिलेगा कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनने के बाद जिले में पहली बार दोनों विधानसभा में प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि बिलाईगढ़ से कांग्रेस ने संसदीय सचिव और विधायक चंद्रदेव राय का टिकट भी काटकर पहली बार महिला प्रत्याशी कविता प्राण लहरे पर भरोसा जताया है। तो वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी ने दिनेश जांगड़े और बसपा ने श्याम टंडन पर भरोसा जताया है। तीनों ही प्रत्याशियों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें उम्मीदवारों ने चुनाव को लेकर चर्चा भी की। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है और हमारे जो क्षेत्र के कार्यकर्ता है, हमारे विधानसभा के जो पदाधिकारी कार्यकर्तागण, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। किन मुद्दों को जो है लेकर के जनताओं के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने? मुद्दाएं तो बहुत ज्यादा है। आप जान रहे हो कि पिछली जो कांग्रेस की सरकार है वो पूरा भ्रष्टाचारी है, विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और जो वादा किए थे, 36 वादा किए थे, उसमें एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। मुद्दा तो अनेकों हैं, चाहे आप शराबबंदी की बात करो, चाहे आप बिजली बिल हाफ बोले थे, तो बिजली बिल हाफ तो हुआ नहीं, हाफ हो गया है। और घोटाला, कोयला घोटाला है, रेत घोटाला है, आपका चावल घोटाला है, गौठान घोटाला है, पीएससी घोटाला है। मुद्दे बहुत हैं। कांग्रेस के पास अभी चुनाव लड़ने का कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस द्वारा जो है आप ही के यहाँ से एक प्रत्याशी बनाया गया है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से हारा हुआ है। अब जान रहा था कि भाई पुराना विधायक को देने से कोई मतलब नहीं, तो बस एक लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, अब अफवाह करने के लिए ये दूसरा प्रत्याशी दिया हुआ है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा जो है भी यहाँ से 62,000 वोट से लीड की थी, इसको किस प्रकार से देखते हैं?
देखिए, पिछले बार योगी जी के साथ 60 गार्ड था तो 62,000 कुछ मत प्राप्त कर लिए थे। अभी 62,000 भी पाना बहुत मुश्किल है उनके लिए। सबसे पहले तो हाईकमान में धन्यवाद दिया और धन्यवाद दिया छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जिला, धन्यवाद दिया छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा जिला, छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा दीदीला, छत्तीसगढ़ के हर मुखिया मनला और मैं धन्यवाद दिया मोर बिलाईगढ़ विधानसभा के सब जनता मनला जे एक गरीब घर के बेटी के नाम ला दिल्ली तक पहुंचे से और हमार राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी से मोला प्रत्याशी घोषित करी से तेकर लिए मैं धन्यवाद दिहा। हमार पार्टी एक गरीब के ऊपर विश्वास जता है और बिलाईगढ़ विधानसभा में पहली बार एक महिला के ऊपर विश्वास जता है तो मैं वचन देवा था हमार कांग्रेस पार्टी ला जिस विश्वास और आशा के साथ मोला प्रत्याशी बना है उसमें मैं खरा उतर के दिखा हाँ। कांग्रेस पार्टी सर्वे के हिसाब से टिकट दे है। 2018 के चुनाव में भी मैं टिकट मांगे रहे हूँ, शायद मैं ओकर योग्य नहीं रहे या मोर कोई कार्य सही नहीं रही सही तो मैं ओला सुधारे के प्रयास करे, मैं मेहनत करे, शायद मोर मेहनत के वजह से देखी सही जेकर वजह से हाईकमान जी मोला आदेश करी से चुनाव लड़े के लिए। आप ही के यहाँ से एक और राष्ट्रीय पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया है, इसको कैसे देखते हैं? मैं तो वही कहना चाहिए भैया हमार कांग्रेस पार्टी सर्वे के हिसाब से ही टिकट दे हवाए। हमार भाजपा से दिनेश लाल जी यहाँ पर प्रत्याशी बने हैं, मोर घर के बगल घर है ओकर घर है, वो एक गांव के बेटा है और मैं गांव के बहू हूँ और दिनेश लाल जी तो कभी गांव में रहे नहीं और एक गांव में मैं बहू नहीं, मैं बेटी बन के सबके फर्ज अदा करता हूँ, सबकी सेवा करता हूँ। एक गांव में बहू कम बेटी ज्यादा मानते एक ऐसे तीन मोर कोसम कुंडा गांव के हर दाई दादा मन कका बाप सबो सियान मन मोला पूरा उम्मीद है सब जन मोला वोट डाल करके कांग्रेस के विधायक भी बनाई बिलाईगढ़ से और छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार भी बनी। सेवा करने के लिए प्रत्याशी बनाया था और 2013 में लगभग हम लोग 37,000 वोट इस क्षेत्र के मतदाताओं ने मुझे दिया और 2018 के चुनाव के लिए मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया तो इस क्षेत्र के मतदाताओं का आशीर्वाद मुझे 62,000 वोट के रूप में मिला और अभी आने वाले 2023 के चुनाव में मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस क्षेत्र के मतदाताओं ने मुझे लाखों वोट देकर इस बार आशीर्वाद प्रदान करेंगे। किन मुद्दों को जो है लेकर के जनताओं के बीच में पहुंच रहे हैं? आज पूरे गांव में चाहे वो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार का अपार समस्या है, किसानों का सिंचाई का समस्या है। आज भी किसान और अभी भी इस लास्ट एक पानी के लिए बहुत सारे गांव में फसल जो है नुकसान हो रहा है तो सिंचाई की किसानों की मेन समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है और गरीबों के साथ खास करके बहुत सारी परेशानियां जुड़ा हुआ है। जनताओं की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है आपको? मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोग लंबे समय से मुझसे परिचित हैं और मैं लंबे समय से उनके सुख दुख में आने जाने के कारण उनसे जुड़ा हुआ हूं तो लोगों की अपेक्षा है कि श्याम टंडन इस बार हम लोगों के लिए अच्छा एक प्रतिनिधि बन सकता है और इसलिए उन लोगों ने दिल खोलकर मुझे समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार जो है पिछले चुनाव में जो वादे किए थे कितना लगभग पूर्ण हुआ? लगभग उनका वादा कहें तो उसमें कहीं कोई ना तो निराश्रितों को 1,000 पेंशन देने का बात किया वो भी नहीं हुआ, ना ही बेरोजगारों को भत्ता देने वाली बात आया तो उसमें 4.5 साल निकलने के बाद लास्ट महीने में गांव के 1-2 व्यक्ति को बड़ा मुश्किल से किसी को बेरोजगारी भत्ता दिए गए और ना ही वो रमन सिंह का बोनस दिए, ना ही चिट फंड का पैसा वापस हुआ और ना ही शराबबंदी हुआ। तो लगभग देखा जाए तो उनके बहुत सारे ऐसे घोषणा पत्र है जो पूरे झूठे निकले।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले कि चांदनी भारद्वाज ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा देकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी का दामन थाम लिया है। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी की सदस्यता लेने के बाद चांदनी भारद्वाज ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने मसूरी का विकास नहीं किया। मसूरी विधानसभा जो हमारा संगठन है, संगठन बहुत ही मजबूत है। 8 ब्लॉक, 17 सेक्टर, 30 जोन और पूरा हमारे बूथ 335 बूथ, 15 प्रभारी पूरा कंप्लीट तैयार है। हमको प्रत्याशी आते ही हमारे कार्यकर्ता हर गांव में सक्रिय हो चुका है। इसलिए हमको ये मालूम है कि वहाँ पुराने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस को, ये पुराने चेहरे हैं। हम चाहते हैं कि नया चेहरा को एक मौका दिया जाए। नया चेहरा मिलेगा उसको अच्छी से, मतलब जनता समझ रहे हैं कि पहले गांधी जी ने भी किया, फिर आदरणीय हमारे लहरिया जी थे, कांग्रेस की सरकार उसने क्या किया, इस सब को जानते हुए देखते हुए जनता की एक विशेष मांग है कि लोकल छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की इस बार हम वोट देंगे। समस्या को हल करने के लिए हमारे यहाँ जितना भी फैक्ट्री कंपनी खुला हुआ है, उसमें बाहर से उत्तर प्रदेश, बिहार से, उसी को काम चाहिए हमको। इसको मुद्दा में लेकर चलेंगे हम। ये मुद्दा है हमारा कि बाहर जो फैक्ट्री है उसमें हमारे मसूरी के विधानसभा की जनता काम करेंगे। कृषि के अलावा और क्या हम वहाँ पर उपलब्ध कराते हैं? कृषि के अलावा बहुत सा हम लोग फसल परिवर्तन में मछली पालन, साग सब्जी उत्पादन, ये सब नया हम लोग एक मांग करके उसमें चल रहे हैं कि किसान को कृषि का अलग साइड में अलग कृषि चले, जिसमें किसान मजबूत हो और रोज उसका आवक बने। क्या लगता है? हम लोग को पूरा 100% स्वस्थ है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस मसूरी विधानसभा फतह चाहिए। पिछली बार लड़े थे तो पहला हमारा प्रयास था, पहला चुनाव। इन 5 सालों में हम लोग जनता के बीच में गए और हमारे कार्यों को भी उन्होंने देखा है। तो इस बार हमको पहले की बजाय ज़्यादा उम्मीदवार मिल रहे हैं। हमको पिछली बार वो नहीं था। आप मेरे हाथ में बायोडाटा देख रहे हैं, ये अभी एक विधानसभा से हमारे पास लाइन लगी हुई है, तो हमको टिकट दो कह रहे हैं और हमको उनका बीच में छाटना, स्कूटी करना बड़ा वो लगेगा, किसको दे किसको न दे। यही हमारा मापदंड है कि हमारी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ते चली। छत्तीसगढ़ जो भी पार्टी से वर्ग होता है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, हमारी क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी होने के साथ साथ हम लोगों को पहली बार में ही मान्यता मिल गया। हमारा स्वयं के दम पे यदि बसपा अपनी खुद की रहती तो 2 सीट आती, 2 सीट ज़्यादा आती। हमारा तो 5 सीट आ गया। तो इसका मतलब है कि हम अपर है, हमारी लोकप्रियता ज़्यादा है। योगी जी की जो सिद्धांत है उनको लोगों ने पसंद किया और हमारी पार्टी आगे बढ़ते चली जाएगी। जो 10 शपथ ली है उसमें से एक ऐसी शपथ बताइए जिसको लोग बहुत पसंद करेंगे और जो भी कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमने किसानों, महिलाओं, छात्रों, बेरोजगारों, सारे वर्गों के लिए हम लोग समावेश किया है। उसमें हमारा कोई भी एक ऐसा भी बिंदु नहीं है जिसको हम छोड़ दें और किसी को हम बहुत अच्छा बताएं और किसी को हम बहुत नीचा बताएं। तो हमारे लिए 10 जो हमने दिए हैं कि 10 कदम हमको, अब उस 10 जो हमारे जो घोषणा पत्र में है वो उसको हम पालन करेंगे। और हम यदि पालन नहीं कर पाए तो कोई भी, हमारी सरकार बनी और हम पालन नहीं कर पाए तो कोई भी व्यक्ति थाने में जाकर झूठा शपथ पत्र दिए जाने का हमारे ऊपर रिपोर्ट दर्ज करा। संभावना क्या लगती है? अभी संभावना बहुत अच्छी है। जिस प्रकार से लोगों का उत्साह दिख रहा है, हर जगह से लोग आ रहे हैं, तो लगता है कि बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मसूरी से जब भी पलायन की बात होती है तो कहा जाता है कि ये परंपरा और शौक है, तो क्या करेंगे? बिल्कुल ये समस्या है। अगर उनको रोजगार मिलती, उनके पास
संसाधन की कमी नहीं होती तो कोई शौक से पलायन नहीं करता है। कोई अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के बाहर जाके, और वो भी ऐसे जगह जहाँ ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, ऐसे जगह में जाके कौन काम करना चाहेगा। आप ही सोचिए, अपने छोटे छोटे बच्चे लोगों को छोड़ के जाते हैं, जिनको माँ की जरूरत है, बाप की जरूरत है, उनके माँ बाप लोग छोड़ के, अपने दादा दादी के पास छोड़ के, चाचा चाची के पास छोड़ के, या पड़ोसी के भरोसे छोड़ के जाते हैं। जवान बेटियां रहती हैं, जवान बेटे रहते हैं, उनको छोड़ के कौन जाना चाहेगा। ये शौक नहीं है, ये उनकी मजबूरियां हैं, और सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने के लिए इस तरीके से बोला जाता है कि उनका शौक है। क्या प्राथमिकता तय करोगे? मजदूरी का जो वातावरण बदल सके, मजदूरी में जो समस्याएं अभी आपने की नहीं जी, कैसे, किस प्रकार से रोजगार, स्वरोजगार के लिए हमारी पार्टी ने जो शपथ पत्र जारी किया है, अगर हमारी सरकार आती है तो बेरोजगारों के लिए सरकार तक क्या किया जा सकेगा कि स्थानीय स्तर से ही रोजगार? मैं अगर वहाँ पे विधायक के रूप में चुनी जाती हूँ तो मैं वहाँ स्वरोजगार के लिए जितना मेरा अधिकार है उससे बढ़कर काम करूंगी। और क्योंकि मसूरी ऐसा एरिया है कि वहाँ पे एनटीपीसी, वहाँ पे अपना 2-3 तो और कंपनियां खुल रही हैं, कालिंदी है, उसमें जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ स्थानीय लोग हैं, जो मसूरी के हैं, उनको प्राथमिकता दिया जाए, उनको काम पे रखा जाए, और अपने जितने भी बेरोजगार भाई हैं उनके लिए। जी, 5 साल तक जनपद अध्यक्ष रही हूँ और इन समस्याओं को मैंने ऊपर भी बात रखा है। हमारी सरकार थी, उसके बावजूद भी मैं प्रमुखता से बात को रखती थी, जिसमें मुझे कई बार से बोला भी जाता था कि आप ही की सरकार है, आप ही की सरकार के विरोध क्यों बोल रहे हो। मैं बोलती थी मैं सरकार के विरोध नहीं, क्षेत्र की समस्याओं को रख रही हूँ। तो आपके मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी बेल्ट जी, स्थानीय स्तर पे क्या किया जा सकेगा कि रोजगार वहीं पर मिलेगा? जी जी, स्थानीय स्तर पर ऐसा क्या प्रयास किया जाएगा कि रोजगार मिले? स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के लिए एक तो महिला समूह बनी हुई है, उनको लोन दिला के उनको वहाँ पे काम दिलवाया जाएगा। और अपने भाई लोग हैं जो छोटे स्तर पे व्यापार करना चाहेंगे, उनको भी लोन के माध्यम से रोजगार की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और वहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर है, क्योंकि उतना शिक्षित नहीं हो पाते हैं। अब गांव में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, शहर के बच्चे लोग प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन जो कंपटीशन का स्तर रहता है वो सेम रहता है। चाहे गांव के बच्चे एक सरकारी स्कूल में बिना टीचर का पढ़ा हुआ और शहरी स्तर के एक शिक्षक के साथ साथ ट्यूशन किए हुए और कोचिंग क्लास किए हुए और एकदम टॉप लेवल के बच्चे, सबका जब एग्जाम होता है, किसी भी व्यापम से निकलता है एग्जाम या पीएससी द्वारा लिया जाता है, उनसे जो एग्जाम लिया जाता है उसका स्तर समान रहता है। मेरा प्रयास सबसे पहले रहेगा शिक्षा के स्तर वहाँ का सुधारा जाए, जिससे बेरोजगारी की समस्या के वजह से ही वहाँ नशा का समस्या बहुत ज्यादा है, जिससे महिला लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रही हैं। तो कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, कमजोर है जी। तो अमित जोगी ने जो 10 शपथ लेकर दिया है जी, कैसे समझाओगे? जी, इन सबको हम लोगों के बीच जाके समझाएंगे, बात रखेंगे और बहुत अच्छे से समझते हैं। वहाँ की भी जनता, वहाँ के भी अपने लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इन बातों को समझते हैं, सुनते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।